चलिए बच्चों, आज आपका फिर से स्वागत करते हैं लेक्चर नंबर 5 में। हमारा बच्चों फिजिक्स में फर्स्ट चैप्टर चल रहा था आपका वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। कैसे हैं वैसे सभी बच्चों? आप उम्मीद करते हैं आप सभी बच्चे अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर रहे होंगे। आपको जो प्रीवियस लेक्चर में बताया गया था उसको आपने अच्छे तरीके से नोट किया होगा, ऐसे उम्मीद करते हैं आपसे। बाकी अगर आपकी कोई भी इंक्वायरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज करके पूछ सकते हैं बच्चों, ठीक है। चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज हमारा लेक्चर नंबर 5 चलेगा, ठीक है। लेक्चर नंबर 5, ठीक है। चलिए बच्चों अब स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का फर्स्ट टॉपिक रहेगा बच्चों आपका गॉस का नियम, ठीक है। देखिए बच्चों, ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, गॉस का नियम। नियम क्या देते हैं, गॉस थ्योरम क्या देते हैं बच्चों, ये काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। गॉस थ्योरम में बच्चों क्या आता है कि इस नियम के अनुसार हमारा क्या होता है बच्चों कि किसी भी बंद पृष्ठ से जो गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स होता है उस पृष्ठ का परिबद्ध कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। मतलब क्या है बच्चों इसका, देखिए हम यहां पर कह सकते हैं कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स, जिसको हम ये रिप्रेजेंट करते हैं पाई ई से, ठीक है। किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स पाई उस पृष्ठ से परिबद्ध कुल आवेश अगर हम बच्चों यहां पे स्मॉल क्यू मान लेते हैं, कुल आवेश स्मॉल क्यू का 1/ε0 गुना 1/ε0 गुना होता है, ठीक है। 1/ε0 गुना होता है, ठीक है। इसका मैथमेटिकली जो रिप्रेजेंटेशन होगा इक्वेशंस के तौर पे कैसे हो जाएगा बच्चों, पाई ई इज इक्वल टू क्यू इंटू में 1/ε0। ये काफी इंपॉर्टेंट है बच्चों आपका, ये बोर्ड के एग्जाम में काफी पूछा जाता है आपसे कि गॉस की पिरमे का गणितीय रूप लिखिए, तो उसमें आपको बस ये बच्चों इक्वेशंस लिखनी होगी, फाई इज इक्वल टू क्यू इंटू 1/ε0। और पूछता है इसमें आपसे कि इसमें जो हमारे लेटर यूज हो रहे हैं वो किस किस चीज को रिप्रेजेंट करते हैं। तो आप यहां पर बच्चों बता पाएंगे कि ये लेटर किस किस चीज को रिप्रेजेंट करते हैं। आप बता देंगे यहां पे कि जो फाई ई होगा वो होगा पृष्ठ से निकलने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स, ठीक है। और Q क्या होगा, कुल आवेश हो जाएगा बच्चों आपका। और ε0 क्या होगा बच्चों, निर्वात की वैद्युतशीलता, ठीक है, निर्वात की वैद्युतशीलता, ठीक है। यहां तक बच्चों आपके बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। ये जो आप देख पा रहे होंगे बच्चों, यहां तक बात आपके पूरी तरीके से क्लियर हो गई होगी बच्चों, ठीक है। तो गॉस का नियम क्या है कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स फाई उस पृष्ठ परिबद्ध कुल आवेश Q का 1/ε0 गुना होता है। इसका मैथमेटिकली प्रूफ इस तरीके से आ जाएगा, फाई इज इक्वल टू क्यू इंटू 1/ε0। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका बोर्ड के एग्जाम के लिए। अब इसका प्रूफ भी बच्चों एग्जाम में पूछा जाता है आपसे कि इसको प्रूफ करके दिखाइए कि गॉस के थ्योरम में हमारा ये कैसे निकल कर आएगा। तो इसका प्रूफ देखिए बच्चों कैसे किया जाएगा। देखते हैं बच्चों इसका प्रूफ। तो प्रूफ करने के लिए बच्चों हम यहां पर क्या लेते हैं, हम यहां मान लेते हैं कि हमारे पास में एक स्मॉलर रेडियस का गोला होगा, स्मॉलर रेडियस का एक हमारे पास में बच्चों यहां पर गोला कंसिडर कर लेते हैं।
जिसके यहाँ पे सेंटर मान लेते हैं कि सेंटर ये इसका ओ हो जाएगा, और यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस होगी वो उसकी स्मॉल आर हो जाएगी, रेडियस स्मॉल ए। ठीक है, और इसका जो एरिया जाएगा बच्चों वो कैपिटल ए चला जाएगा। ठीक है, तो इससे स्मॉल आर डिस्टेंस पे हम एक पॉइंट कंसिडर कर लेते हैं कि हमारे पास में एक पॉइंट होगा, ये वाला पी पॉइंट कंसिडर कर लेते हैं, पॉइंट पी। इस पॉइंट पी पे हमें निकालना होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितना जाएगा, और साथ में हमें निकालना होगा कि इस गोले से कितना आवेश बाहर निकलेगा। मतलब इस गोले में अगर हम यहाँ पर मान लेते हैं कि इसका सेंटर पे आवेश प्लस क्यू है, तो इस गोले के अंदर ही अगर ये आवेश है तो इस पूरे गोले से कितना फ्लक्स आपका निकलने वाला होगा। ठीक है, तो उसके लिए मैं यहाँ पर कंसिडर कर लेते हैं कि स्मॉल जो आपका बिंदु O है, इस पे हमारा जो प्लस क्यू आवेश है, स्मॉल दूरी पर पॉइंट P है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना जाएगा। तो बच्चों बता सकते हैं कि यहाँ पर जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, चूंकि ये प्लस का चार्ज है और प्लस वाले चार्ज से किसी भी पॉइंट पर जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं तो बच्चों हमेशा उस पॉइंट से वो आगे की तरफ रहेगा, यानी कि इस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगा बच्चों वो आपका आगे की तरफ जाएगा। ठीक है, दूसरा, अगर हम यहाँ पे एक छोटा सा एरिया कंसीडर कर लेते हैं, छोटा सा एरिया कंसीडर कर लेते हैं ये वाला। ठीक है, ये वाला एरिया अगर हम कंसीडर कर लेते हैं, छोटा सा एरिया जिसकी वैल्यू यहाँ पे डीए कंसीडर कर लेते हैं कि छोटा सा जो एरिया होगा वो डीए होगा, तो इस छोटे से एरिया पे जो क्षेत्रफल सदिश जाएगा वो भी सीधा जाएगा। दोनों एक दूसरे के ई और डीए कैसे हो जाएंगे बच्चों, एक दूसरे के बिल्कुल पैरेलल हो जाएंगे। ठीक है, यहां तक बात बच्चों आपके समझ में आ पा रही होगी कि इस पॉइंट जो हमारा बिंदु O है, इस पे जो प्लस Q चार्ज है, इस स्मॉल r दूरी पर आपका पॉइंट P है, इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड आगे की तरफ जाएगा। साथ में इस पॉइंट P पे हमने एक छोटा सा एरिया कंसीडर किया है, तो इस पे हमारा एरिया वेक्टर DA जो है वो भी पैरेलल आगे की तरफ जाएगा। ठीक है, तो अब आपको देखना है कि बच्चों कि जो हमारा सूक्ष्म क्षेत्रफल अवयव, यानी कि जो हमारा एरिया ये वाला है, इस एरिया से कितना फ्लक्स निकलेगा। ठीक है, तो अब ऐसे इस पॉइंट से हम कितना बता पाएंगे, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन में R स्क्वायर। R यहाँ पे डिस्टेंस दिखा रहे कि नहीं वाली बच्चों। ठीक है, इतना इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगा। फिलहाल हम बात करते हैं सूक्ष्म क्षेत्रफल अवयव वेक्टर डीए से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स कितना जाएगा, डी फाई ई इज इक्वल टू ई डॉट डी ए। ठीक है, और जब बच्चों उसको खोला जाएगा तो कितना जाएगा, ई डी ए कॉस थीटा। ठीक है, आपके याद होगा फॉर्मूला हमारे आया था निकल के 11वीं क्लास में, आपने बच्चों ये पढ़ा होगा कि अगर आपके पास में वेक्टर ए डॉट बी है तो उसको जब खोला जाता है तो आपका खुलता है ए बी कॉस थीटा। इस फॉर्मूले से हमने उसको खोल दिया है। ठीक है, अब इसकी में आगे देखते हैं बच्चों क्या होगा। लेकिन अगर हम बात करते हैं संपूर्ण एरिया से तो वैल्यू देखिए क्या आती है, संपूर्ण पृष्ठ से निकलने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स। ठीक है, तो देखिए क्या हो जाएगा, इसमें इसका इंटीग्रेशन किया जाएगा तो डी फाई ई इज इक्वल टू आपका जाएगा इंटीग्रेशन, हॉल लगा देंगे यहाँ पे, हॉल यानी कि पूरे एरिया से हम निकालना चाहते हैं यहाँ पे, तो ई डी ए कॉस थीटा निकल कर आ जाएगा। ठीक है, अब अगर इसको देखते हैं तो वैल्यू क्या निकल के आएगी यहाँ पे, ये तो फाई ए बन जाएगा आपका, और साथ में अगर यहाँ देखते हैं तो ई की वैल्यू हम यहाँ पे ये वाले पुट कर देंगे। ठीक है, तो वैल्यू क्या बन जाएगी आपकी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन में R स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पे वैल्यू लेके चल लेंगे, कॉस थीटा को पहले लिख लेंगे और यहाँ पे डी आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए कि इंटीग्रेशन साइन के अंदर डी जो लग रहा है वो केवल ए के साथ जा रहा है, तो बाकी इसका मतलब ये पूरा हिस्सा जो हो जाएगा आपका, पूरा हिस्सा जो हो जाएगा आपका ये वाला, ये वैल्यू पूरी की पूरी कांस्टेंट कहला दी जा रही है आपकी, तो इसको हम यहाँ पर बाहर निकाल लेंगे। ठीक है, तो जैसे हम इसको बाहर निकालेंगे यहाँ पे आपका, तो वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी आपकी, देखिए तो फाई ई इज इक्वल टू आपका जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q अपॉन में R स्क्वायर इंटू में कॉस थीटा, और अंदर बचेगा केवल डी ए। ठीक है, साथ में हम यहाँ पर क्या लिख देंगे बच्चों,
आप जानते होंगे, क्योंकि अभी आपको बताया था कि वेक्टर ए और डी ए एक दूसरे के पैरेलल होंगे, पॉइंट पी पे एक दूसरे के बिल्कुल ये पैरेलल थे, तो इसलिए जब इसको आगे निकालते हैं तो पैरेलल होने की वजह से एंगल कितना जाएगा बच्चों यहाँ पे, एंगल चला जाएगा बच्चों यहाँ पे आपका थीटा इज इक्वल टू चला जाएगा 0 डिग्री, और कॉस 0 डिग्री की वैल्यू 1 होती है। तो जैसे हम यहाँ पे रखते हैं वैल्यू की, तो क्या बन जाएगा आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर इनटू कॉस 0 डिग्री, ठीक है, कॉस 0 डिग्री आ जाएगा, ठीक है, और साथ में इससे बाहर निकल कर आएगा केवल ए, और cos 0 की वैल्यू हो जाएगी बच्चों 1, और a पूरे एरिया के लिए a की वैल्यू कितनी जाएगी यहाँ पे 4 पाई आर स्क्वायर, ये गोले का क्षेत्रफल होता है, ठीक है। तो वैल्यू को पुट किया जाएगा यहाँ पे, तो वैल्यू देखिए क्या बन जाएगी आपकी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर इंटू में 1 इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। देखिए यहां से आर स्क्वायर चला गया, 4 पाई से 4 पाई चला गया, ठीक है। तो क्या बचा केवल यहां पर आपका, एक तो ये वाला क्यू बच गया और एक यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट बच गया। तो देखिए वैल्यू क्या निकल कर आ जाएगी आपकी, क्या वैल्यू निकल के आ गई, फाई इज इक्वल टू क्यू इंटू 1/एप्सिलॉन नॉट, और यही हमें यहां पर प्रूफ करना था, ठीक है। तो यहां पर हमारा ये प्रूफ हो चुका है। बात समझ में आ पा रही है बच्चों आपके, यहां तक ये बात आपके क्लियर हो पाई होगी, ठीक है। तो इसका हमारा ये पूरा प्रूफ हो चुका है आपका कि गॉस की थ्योरम में हमने बताया था आपको कि किसी बंद पृष्ठ से निकलने वाला जो कुल वैद्युत फ्लक्स होगा वो उस पृष्ठ से परिबद्ध कुल आवेश का 1/एप्सिलॉन नॉट गुना होता है, ठीक है। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आते हैं, क्वेश्चन किस तरीके से आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चंस को देख लेते हैं बच्चों कि क्वेश्चंस आपसे किस तरीके से यहां पर पूछा जाएगा। मान लेते हैं कि आपसे क्वेश्चंस पूछा जा रहा है इस तरीके से, या हम अगले पेज पे देख लेते हैं। देखिए अगले पेज पे देख लेते हैं क्वेश्चंस किस तरीके से पूछा जाएगा। मान लेते हैं आपसे एग्जांपल के तौर पे देख लेते हैं। आपके सामने बच्चों एक क्लॉस सरफेस दे दिया, ठीक है, और यहां पे आपसे कोई चार्ज पार्टिकल दे दिए, कोई चार्ज पार्टिकल मान लेते हैं कि यहाँ पे बोल दिया कि वैल्यू यहाँ पर जो एक चार्ज पार्टिकल की है वो +2 कूलम है, और यहाँ पे आपसे बोल दिया कि ये जो चार्ज पार्टिकल आपके पास में है यहाँ पर वैल्यू ये वाली आपके पास में -3 कूलम है, ठीक है, और फिर यहाँ पे वैल्यू बोल दी आपसे कि +4 कूलम है, ठीक है। अब आपके पास में कुछ ये चार्ज पार्टिकल दे दिए गए हैं और आपसे बोला जाता है कि बताइए कि इस पृष्ठ से निकलने वाला कुल फ्लक्स कितना होगा। तो उसके लिए पहले आपको टोटल चार्ज निकालना होगा, टोटल चार्ज वैल्यू निकालनी होगी कि वैल्यू कितनी बनती है। तो क्योंकि जो टोटल वैल्यू निकल कर आएगी आप इसको सिंपल तरीके से प्लस माइनस करके निकाल पाएंगे जो भी इनके चिन्ह दे रखे होंगे। तो देखिए यहाँ पे +2 कूलम है, तो +2 -3 +4 क्यू, ठीक है। तो वैल्यू देखिए 2 और 4 6 क्यू प्लस में चला गया, माइनस के चला गया 3 क्यू, तो वैल्यू कितनी बचती है +3 क्यू, यानी कि टोटल चार्ज की वैल्यू हमारी निकल के आ जाती है +3 क्यू। और आपसे पूछा जाता है कि बताइए कि इस पृष्ठ से निकलने वाला कुल फ्लक्स कितना होगा। तो अब यहां लिख देंगे क्यू टोटल चार्ज वैल्यू इंटू 1/एप्सिलॉन नॉट, और इसकी वैल्यू क्या रखी जाएगी बच्चों यहाँ पे +3 क्यू इंटू 1/एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पे हम यहाँ पर कह पाएंगे कि इस पृष्ठ से निकलने वाला जो कुल फ्लक्स होगा आपका उसकी वैल्यू हो जाएगी +3 क्यू इंटू 1/एप्सिलॉन नॉट। यहां तक ये बात क्लियर हो पाई बच्चों आपके, ठीक है। अब इसके आगे अगला क्वेश्चन और देख लेते हैं यहाँ पे इसी से रिलेटिव। तो देखिए इससे रिलेटिव क्वेश्चन हमारे पास सामने किस तरीके का होगा कि मान लेते हैं कि अगर आपसे वो क्वेश्चन इस तरीके से बोल दे कि वो एक कह दे कि किसी बंद सर्किट में, किसी बंद सरफेस में n वैद्युत द्विध्रुव रखे हुए हैं, n वैद्युत द्विध्रुव कैसे होते हैं कि आपसे मान लो वो बोल दे कि आपके पास में एक ये बंद सरफेस है और इसमें
इसमें कई सारे वैद्युत द्विध्रुव रखे हुए हैं। तो वैद्युत द्विध्रुव आप जानते हैं कि मान लेते हैं कि इस पे प्लस माइनस का प्लस का चार्ज होता है, ठीक है। यहाँ पे रखा हुआ माइनस का प्लस का, क्योंकि वैद्युत द्विध्रुव एक ऐसा निकाय होता है ना जिसमें दो समान परंतु विपरीत प्रकृति के आवेश होते हैं। तो माइनस प्लस है ना, माइनस प्लस, और इस तरीके से माइनस प्लस, ठीक है, माइनस प्लस माइनस प्लस। तो ये सारे जो हमने रखे यहाँ पे, ये सारे के सारे वैद्युत द्विध्रुव रखे हैं। तो बताना है आपको कि इस वाले पॉइंट से निकलने वाला कुल फ्लक्स कितना होगा। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं कि जो टोटल चार्ज की वैल्यू निकल कर आएगी वो कितनी निकल कर आएगी, तो जितने भी वैद्युत द्विध्रुव रखे हुए होंगे उनमें जितना आवेश प्लस का होगा, जितना आवेश प्लस का होगा उतना ही माइनस का आवेश होगा। इसलिए उस बंद सर्किट में अगर n वैद्युत द्विध्रुव रखे हुए हैं बच्चों, तो टोटल चार्ज की वैल्यू यहां पर कितनी बन जाएगी, जीरो। जीरो समझ में आ रहा है। जितना प्लस का होगा, देखिए यहां प्लस है माइनस है तो वैल्यू जीरो होगी, प्लस माइनस वैल्यू जीरो होगी, प्लस माइनस जीरो, प्लस माइनस जीरो, प्लस माइनस जीरो। तो इसका मतलब यहां पर कह सकते हैं बच्चों यहां पर हम कि यदि किसी बंद सर्किट में, बंद सरफेस में अगर n वैद्युत द्विध्रुव रखे हुए हैं तो उनसे कुल जो आवेश बनेगा उस बंद सर्किट में कैसा बनेगा, जीरो बनेगा, ठीक है। तो इसलिए उस सरफेस से निकलने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स, चूंकि हम वैल्यू जब यहां रखते हैं टोटल चार्ज वैल्यू इंटू 1/ε0, तो अब यहां पे जब वैल्यू पुट करेंगे तो आंसर क्या आएगा आपका, जीरो निकल कर आ जाएगा। ये बात समझ में आ पाई आपके बच्चों। इसका मतलब हम यहां पर कह सकते हैं कि किसी भी बंद सरफेस में यदि n वैद्युत द्विध्रुव रखे हुए हैं, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड के एग्जाम में कई बार पूछा जाता है बच्चों आपसे, कि यदि किसी बंद सरफेस में n वैद्युत द्विध्रुव रखे हुए हैं तो उनसे निकलने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स कैसा होगा बच्चों, जीरो होगा, ठीक है। ये बात आपके बच्चों समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड के एग्जाम के लिए। आप देखिएगा बच्चों, गॉस की पिर में यहां पर हमारा कंप्लीट टॉपिक हो जाता है, लेकिन इसके कुछ अनुप्रयोग होते हैं, इसके कुछ अनुप्रयोग है, वो अनुप्रयोग बोर्ड के एग्जाम में पूछे जाते हैं आपसे 3 नंबर में या 5 नंबर में, ठीक है। तो देखिए वो अनुप्रयोग हमारे क्या होंगे। तो पहला अनुप्रयोग, नेक्स्ट पेज पे देखते हैं बच्चों, यहां पे जो हमारा पहला अनुप्रयोग होगा वो क्या होगा। तो पहला गॉस की प्रमेय का अनुप्रयोग है कि अनंत विस्तार के सीधे चालक तार के निकट, अनंत विस्तार के सीधे चालक तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना, ठीक है। गॉस की प्रमेय का पहला अनुप्रयोग क्या है बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका। अनंत विस्तार के सीधे चालक तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये बोर्ड के एग्जाम के लिए बच्चों वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट हेडिंग है आपका, इस पर न्यूमेरिकल भी आते हैं बच्चों। आपसे उम्मीद करते हैं कि जो आपके लिए क्लासेस चलाई जा रही है वाली, और आप इस क्लास का भरपूर तरीके से फायदा उठाइए और इस जो भी आपको पढ़ाया जाता है उसको अपनी कॉपी किताब में नोट कीजिए, उसको याद कीजिए। हम पूरी उम्मीद करते हैं और आपसे हमारा ये वादा है पूरी तरीके से, अगर आप हमारे साथ जुड़ते हैं और आपको जितना काम बताया जा रहा है उसको अच्छी तरीके से याद करते हैं तो आपके फिजिक्स में 70 में से 70 नंबर ही आ पाएंगे, ठीक है। तो जुड़िए बच्चों हमारे साथ में और पढ़िएगा। कोई भी समस्या अगर आपकी होती है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में मैसेज करके पूछेगा हमसे, हम आपकी सारी समस्याओं का समाधान करेंगे। चलिए तो बच्चों इसमें देखते हैं आगे। तो ये क्या है आपका, अनंत विस्तार के सीधे चालक तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों आपका ये वाला। तो उसमें इस तरीके से मान लेते कि हमारे पास में एक सीधा चालक तार है ये वाला, ठीक है, एक सीधा चालक तार है ये वाला, और इस चालक तार में हमारे पास में आवेश भरा हुआ है, ठीक है, आवेश भरा हुआ है, एक समान रूप से ये आवेशित है, एक समान रूप से ये आवेशित है, ठीक है।
तो अब इस चालक तार की वजह से हमें एक इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकाला जाएगा, अगर हम यहाँ पे कंसिडर कर लेते कि हमारे पास में इस पॉइंट पे पॉइंट पी है, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो हम यहां पर ये नहीं बता पाएंगे कि इतने हिस्से में कितना चार्ज आ रहा है। ठीक है, क्योंकि अगर हमें किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो हमें उस पॉइंट पे ये देखना होता है कि जिस पॉइंट से हम निकालना चाहते हैं कि वहां पर अमाउंट ऑफ चार्ज की वैल्यू कितनी है। बट हमने ये पता है कि पूरे ये अनंत विस्तार का है, इस पे काफी आवेश होगा, लेकिन कितने हिस्से में कितना आवेश आ रहा है ये हमें पता नहीं है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे बच्चों, इसके लिए हम एक गॉसियन पृष्ठ कंसीडर कर लेते हैं। इसके लिए बच्चों हम एक गॉसियन पृष्ठ कंसीडर कर लेते हैं। तो कंसीडर करने के लिए देखिए बच्चों क्या करना होगा, हम ऐसा कंसीडर कर लेते हैं कि एक गॉसियन पृष्ठ हमारे पास में ये वाला होगा, जिसकी रेडियस यहाँ पे हम कंसीडर कर लेते हैं स्मॉल r हो जाएगी। ठीक है, और इसकी जो लेंथ है बच्चों, आपकी लेंथ जो है आपकी वो स्मॉल l कंसीडर कर लेते हैं। ठीक है, यहां पर हमने लेंथ कितनी कंसीडर कर ली है बच्चों, इसकी स्मॉल l लेंथ कंसीडर कर लिए करिए, और इसकी जो रेडियस हमारे पास में है, ठीक है, इसकी जो रेडियस हमारे पास में स्मॉल r कंसीडर कर लेते हैं। ठीक है, तो अब अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो हम इसको बोल सकते हैं कि ये गॉसियन पृष्ठ का हो जाएगा। और एक गॉसियन पृष्ठ की कल्पना ऐसे की जाती है कि उसके अंदर ये पूरा का पूरा आवेश समा जाएगा, यानी कि अब ये आवेश इस गॉसियन पृष्ठ के अंदर आ जाएगा। जब ये इस गॉसियन पृष्ठ के अंदर आ जाएगा तो हम यहाँ पर गॉस की थ्योरम लगा सकते हैं, क्योंकि गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग है, इसलिए हमें यहाँ पे गॉस की प्रमेय के अकॉर्डिंग इसको करना होगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं। तो जब भी हम इसमें इस तरीके से बना पाएंगे डायग्राम को, तो यहाँ पर हमारे 3 सरफेस आते हैं। पहला सरफेस आपका जाएगा बच्चों ये वाला, पहला सरफेस जाता है मान लो आपका ऊपर वाले सिरे का, दूसरा सरफेस आपका जाता है नीचे वाले सिरे का। ठीक है, और तीसरा सरफेस आपका एक गोलीय वाला, गोलीय पृष्ठ का जो सरफेस होगा आपका। तो अगर यहाँ पे हम 3 पॉइंट कंसिडर कर लेते हैं तो इन तीनों पॉइंट बच्चों क्या होगा, देखिए जो इसको ऊपर वाला सिरा होगा, नीचे वाला सिरा होगा, उस पर अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं, उस पर अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं तो क्या होगा, प्लस वाले चार्ज से हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड आपका आगे की तरफ जाता है। ठीक है, तो अगर इस पॉइंट पे देखते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो जाएगा वो आपका बच्चों आगे की तरफ जाएगा। ठीक है, और इस पॉइंट पर अगर निकालते हैं तो इस पॉइंट पे भी बच्चों आगे की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगा। ठीक है, लेकिन इस पॉइंट पर जो आपका एरिया वेक्टर होगा वो कैसा जाएगा, एरिया वेक्टर होता है, जैसे हम इसको होल करके इस तरीके से मोड़ लेंगे एक पेज को, तो ऊपर वाला जो सरफेस होगा उस पर जो एरिया वेक्टर जाएगा, जो आपका एरिया जाता है उस पर एरिया वेक्टर इस तरीके से जाएगा। तो यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो ये एंगल आपके पास में 90 डिग्री का जाएगा। ठीक है, चूंकि हमारा जो एरिया वेक्टर होता है उस तल पे डाला गया आपका अभिलंब होता है। ठीक है, तो अगर आप देखें यहाँ पे एंगल कितना जाएगा, 90 डिग्री। और उसी तरीके से अगर यहाँ पे देखें, क्योंकि हमेशा जो एरिया वेक्टर लिया जाता है उस तल के लंबवत बाहर की तरफ लिया जाता है। अब यहाँ पे देखिए कितना जाएगा एंगल आपका, ये भी 90 डिग्री जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर आप इस पॉइंट पे देखते हैं, अगर यहाँ पे हम एक पॉइंट जनरेट कर लें, पॉइंट पी मान लें, तो इसकी डिस्टेंस यहां से स्मॉल r हो जाएगी। ठीक है, तो इस पॉइंट पर आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगा, जो इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगा वो कहां जाएगा, आगे की तरफ जाएगा। और छोटा सा जो एरिया आपके पास में है इस पर जो आपका डीए वेक्टर जाएगा वो भी आगे की तरफ जाएगा। तो इसका मतलब यहां पर एक कह सकते हैं कि जब भी हम एक अनंत लंबाई का आवेशित सीधा चालक तार लेंगे तो उसके जो ऊपर और नीचे का सिरा होगा गॉसियन पृष्ठ वाला, उसके सिरे पर एरिया वेक्टर डीए और हमारा विद्युत क्षेत्र यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे, दोनों एक दूसरे के लंबवत होंगे, इस वाले हिस्से पे और इस वाले हिस्से पे। तो वहां से निकलने वाला कुल विद्युत फ्लक्स आपका 0 हो जाएगा, जबकि उसके बेलनाकार पृष्ठ से अगर आप देखेंगे पॉइंट पी पर तो वेक्टर ई और वेक्टर डी दोनों एक दूसरे के समांतर होंगे, पैरेलल होंगे। इसका मतलब यहां पर हम कह सकते हैं कि उसके बेलनाकार पृष्ठ से ही आपका फ्लक्स निकलेगा। ठीक है, तो देखिए
जब हम यहाँ बात करते हैं, हम यहाँ पर क्या चुके होंगे कि इसके सिरों से निकलने वाला जो फ्लक्स होगा वो क्या होगा, कैसा होगा बच्चों। हम यहाँ पर जब इसमें लिखेंगे बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ के सिरों पर ई व डीए कैसे होंगे, परस्पर लंबवत होंगे। अब जब लंबवत होंगे तो यहां पे थीटा की वैल्यू चली जाएगी 90 डिग्री, और आप जानते होंगे कि cos 90 की वैल्यू 0 होती है, इसलिए हम यहां पर कह सकते हैं कि सिरों से निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स कितना होगा, वैद्युत फ्लक्स 0 होगा। ठीक है, जबकि अगर हम बात करें इसके सिरों से, जबकि अगर हम बात करते हैं इसके सिरों से, सॉरी सिरों से तो हो चुका हमारा, जबकि इसके जो हमारा बेलनाकार पृष्ठ होगा, परंतु बेलनाकार पृष्ठ पर वेक्टर ई व डीए कैसे हैं, एक दूसरे के समांतर हैं, इसलिए पृष्ठ से निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स, तो आपकी वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी बच्चों, पाई ई इज इक्वल टू आपका चला जाएगा ई डॉट डी ए। ठीक है, चूंकि यहां पे एरिया कम है इसलिए यहां पर हम इसको डी फाई यूज कर लेंगे। और जब बात करें संपूर्ण पृष्ठ से तो यहाँ पे इंटीग्रेशन का एक साइन लगा देंगे, डी फाई इज इक्वल टू आपका इंटीग्रेशन का साइन होल लग जाएगा, यहाँ पे ई डॉट डी ए चला जाएगा, और इसको जब खोला जाएगा तो वैल्यू क्या बन जाएगी आपकी, ई डी ए कॉस थीटा। ठीक है, चूंकि इस पॉइंट पर दोनों एक दूसरे के पैरेलल हो जाएंगे। यहां तक बात समझ आ पा रही है बच्चों आपके। अब आगे देखते हैं, जब यहां तक बात आपकी क्लियर होगी तो यहां से कितना आएगा, ये फाई ई इज इक्वल टू आपका जाएगा यहां पर ई। ठीक है, और कॉस की वैल्यू कितनी बन जाए, यहां से पहले हम बाहर निकाल लेते हैं कॉस थीटा को। ठीक है, और अंदर जाएगा आपका डी ए, यहां लिख देंगे हम थीटा इज इक्वल टू आपका 0 डिग्री है, इसलिए कॉस 0 डिग्री की वैल्यू 1 हो जाती है, तो यहां से आपका कॉस खत्म कर देंगे और आपका बन जाएगा ई इंटू में कॉस 0 डिग्री इंटू में आ जाएगा आपका ए। और आप जानते होंगे बेलन के लिए जो आपका ए होता है एरिया, वो होता है 2 पाई आर एल। वैसे तो एच जाता है हाइट के लिए, पर यहाँ पे हाइट हमने जो कंसिडर किया लेंथ के तौर पे वो एल लेके चले हैं। ठीक है, तो इसलिए बच्चों यहाँ पे आपका ये एल आ जाएगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं यहाँ पे, तो वैल्यू पुट करेंगे तो ये वैल्यू कितने बन जाएगी आपकी, पाई ई इज इक्वल टू ई इंटू में 1 इंटू में 2 पाई आर एल। ठीक है, तो आपकी वैल्यू निकल कर आ गई है टोटल ई इंटू में 2 पाई आर एल। इसे क्वेश्चन नंबर 1 कंसिडर कर लेंगे। ठीक है, परंतु यहां पर अगर गॉस की प्रमेय लगाते हैं तो गॉस की प्रमेय बच्चों क्या काम करती है, आगे देखेंगे। किंतु गॉस की प्रमेय से, ठीक है, गॉस की प्रमेय कहती है कि किसी बंद पृष्ठ से निकलने वाला कुल फ्लक्स उस पृष्ठ का कुल आवेश, उस पृष्ठ से परिबद्ध कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। ठीक है, परंतु यहां पर जो आपका आवेश जाता है बच्चों, वो
लंबाई पे, अनंत विस्तार की जो चालक तार आपने लिया उसके चालक तार के अनंत लंबाई पे समान रूप से विस्तारित है, ठीक है, समान रूप से फैला हुआ है। तो यहां पर हम इसको बोल के चलते हैं रेखीय आवेश घनत्व। रेखीय आवेश घनत्व होता है बच्चों आपका लेमड़ा, जो कि जाता है आपका पर यूनिट लेंथ पर जो चार्ज की वैल्यू होती है, यानी कि अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो Q अपॉन आपका जाता है L, ठीक है, और यहां से अगर Q को निकालते हैं तो आपका चला जाएगा लेमड़ा इंटू L चला जाएगा। तो अब इस वैल्यू को जब यहां पर पुट किया जाएगा तो वैल्यू क्या निकल कर जबकि आपकी आ जाएगी फाइव इज इक्वल टू लेमड़ा L इंटू में 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसे इक्वेशन नंबर 2 मान लेंगे। तो इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 अगर देखते हैं तो दोनों हम यहां पर कह सकते हैं कि ये पाई की वैल्यू होगी। तो दोनों को देखें यहां मिला के चलते हैं तो वैल्यू क्या बन के आती है आपकी, हम यहां पर कह सकते हैं कि समीकरण 1 व 2 से जब वैल्यू को रखा जाएगा तो E इंटू में 2 पाई आर एल इजिकल टू आपका जाएगा लेमड़ा एल इंटू में 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहां से एल से एल खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो देखिएगा क्या बन जाता है आपका E बराबर 1 अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू लेमड़ा अपॉन में आर जाएगा, ठीक है। तो अनंत विस्तार के एक समान रूप से आवेशित चालक तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र जाएगा आपका ये वाला 1 अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू लेमड़ा अपॉन आर। लेमड़ा यहां पर क्या होगा, रेखीय आवेश घनत्व, जिसकी वैल्यू क्या होती है लेमड़ा बराबर क्यू अपॉन एल, ठीक है। मात्रा किसका जाएगा, न्यूटन बटे कूलाम। लेकिन अगर हम यहां पर देखते हैं तो इसकी ये जो वैल्यू है इसकी कोई मान नहीं होता यहां पे, क्योंकि हम जानते हैं कि जो मान होता है आपका कांस्टेंट वैल्यू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान होता है 9 गुना 10 की पावर 9। तो उसको चेंज करने के लिए बच्चों हम क्या काम करेंगे अपने पास से, जिससे हमारा कैलकुलेशन थोड़ी सी इजी बन जाए। तो E बराबर 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2 लेमड़ा अपॉन आर कर लेंगे। क्यों करा हमने ऐसा, क्योंकि अगर देखते हैं 2 से इसको जब काटेंगे तो 2 से कट जाएगा 4, आपका 2 यही बच जाएगा, ठीक है। लेकिन यहां पर इसका मान होता है, इसकी वैल्यू कितनी होती है 9 गुना 10 की पावर 9 2 लेमड़ा अपॉन आर। तो यहां से आप क्वेश्चंस कर सकते हैं आसानी से, अपने न्यूमेरिकल को इजीली सॉल्व कर पाएंगे, इसलिए हमने यहां पर इसकी 2 से ऊपर नीचे गुना कर दी है, ठीक है। आई थिंक आपकी बात क्लियर हो पाई होगी। आई थिंक ये आपकी बात क्लियर हो पाई होगी, ठीक है। तो यहां से हमारे पूरा कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। तो आप इसको समझेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके बोर्ड के एग्जाम के लिए, कई बार ये बोर्ड में पूछा जाता है। इस पे फॉर्मूला जो हमारा बना है, इस पे फॉर्मूले पे क्वेश्चंस भी आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है। अब हमारा अगला टॉपिक चलेगा इस पे, गॉस की प्रमेय का दूसरा अनुप्रयोग होता है बच्चों यहाँ पे कि अनंत विस्तार की समतल चालक प्लेट के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी जाएगी, ठीक है। तो उसको चेक करते हैं बच्चों, देखते हैं उसे। यहां तक बच्चों बात आपके समझ में आ रही होगी। चलिए अगला टॉपिक हमारा जाता है बच्चों अनंत विस्तार की चालक प्लेट, अनंत विस्तार की चालक प्लेट के निकट वैद्युत क्षेत्र की वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। ये भी काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों आपका, तो बोर्ड के एग्जाम में पूछा जाता है आपसे ये वाला भी, ठीक है। तो कैसे किया जाएगा बच्चों, देखिएगा। तो इसके लिए हम यहां पर एक अनंत विस्तार की अचालक प्लेट बना लेंगे। हमारे पास में प्लेट इस तरीके से होगी, मान लेते हैं, कल्पना कर लेते हैं, और उसके लेफ्ट साइड और उसके राइट साइड हमको निकालना होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितना जाएगा, ठीक है। तो देखिए कैसे करेंगे, हम यहां पर एक प्लेट मान लेते हैं इस तरीके से, ठीक है।
और इस पर समान रूप से अपना आवेश फैला देते हैं, समान रूप से इस पर हम अपना आवेश फैला देते हैं। ठीक है, एक समान रूप से बच्चों ये आवेशित है। ठीक है, तो अब इस प्लेट के दोनों साइड जब हम निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड तो वैल्यू कितनी निकल कर जाएगी आपकी, आपको वो बताना होगा। ठीक है, इसके लेफ्ट साइड भी हम बात कर सकते हैं, इसके राइट साइड हम बात कर सकते हैं, राइट साइड और लेफ्ट साइड हम बात कर सकते हैं कि वैल्यू कितनी जाएगी निकल के। ठीक है, तो इसके लिए हम बच्चों क्या काम कर लेते हैं, इसके लिए हम यहाँ पे एक गॉसियन पृष्ठ की कल्पना कर लेते हैं। वैसे तो इसका एरिया ए मान लेते हैं कि इसका जो एरिया होगा वो आपका ए हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे अगर हम यहाँ से इसका पॉइंट बात कर लेते हैं कि स्मॉल आर दूरी पे अगर हम बात करते हैं, इसमें इधर बात कर लेते हैं, तो आपका एक गॉसियन पृष्ठ हम कल्पना कर लेते हैं इस तरीके से कि जो ये वैल्यू जाएगी आपकी इस तरीके से यहाँ पे, और थोड़ा सा ही इसको और बढ़ा देते हैं अगर। ठीक है, देखिए तो ये जो आपका बेलनाकार हमने एक पृष्ठ लिया है, इसका एरिया यहाँ पे ए जाएगा, सेम एरिया रहेगा, प्लस इसका एरिया यहाँ पे भी ए चला जाएगा, और ये वाला एरिया भी हमने ए मान लिया है। ठीक है, तो जब हमने एक बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ की कल्पना की है तो यहां पर भी आपके 3 सरफेस जाएंगे, एक लेफ्ट में चला जाएगा ये वाला, दूसरा राइट में चला जाएगा, तीसरे गोलाई में जो जा रहा होगा उस पर वैल्यू कितनी निकल कर जाएगी। ठीक है, बात समझ में आ पा रही होगी बच्चों आपके। देख लेते हैं यहाँ पर कि अब इस पॉइंट से चूंकि हमारे पास में पूरी प्लेट जो है वो प्लस की है, तो इस पॉइंट प्लस वाली प्लेट से किसी पॉइंट पर जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे तो अगर हम यहाँ पे पॉइंट मान के चलते हैं कि पॉइंट आपके पास में यहाँ पर पी होगा, तो इस पॉइंट पी पर जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगा वो आगे की तरफ जाएगा। और यहाँ पर अगर हम बात करें कि पॉइंट आपके पास में पी डैश होगा, तो इस पॉइंट पे भी आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगा वो आगे की तरफ जाएगा, क्योंकि हमेशा प्लस वाले पॉइंट से, प्लस वाले चार्ज से किसी पॉइंट पर जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं तो वो हमेशा उस पॉइंट पर आगे की तरफ ही होता है। ठीक है, तो अगर हम इस पे यहाँ पे देख लेते हैं तो इस वाले पॉइंट पे आगे की तरफ जाएगा, इस वाले पॉइंट पे आगे की तरफ जाएगा, लेकिन अगर हम यहाँ पे एक छोटा सा एरिया यहाँ पे कंसिडर कर लेते हैं तो इस पॉइंट पे भी आपका इलेक्ट्रिक फील्ड आगे की तरफ जाएगा। ठीक है, जबकि अगर हम बात कर लेते हैं बच्चों आपसे, अगर हम बात करते हैं आपसे वेक्टर एरिया की, जो आपका क्षेत्रफल सदिश होगा, तो इस पॉइंट पर जो क्षेत्रफल सदिश जाएगा वो डीए आगे की तरफ जाएगा, क्योंकि हमेशा तल के लंबवत बाहर की तरफ ही लिया जाता है। और इस वाले पॉइंट पे भी देखें तो इस वाले पॉइंट पे भी जो डीए जाएगा वो आपका आगे की तरफ जाएगा। यानी कि हम यहाँ पर कह सकते हैं कि पॉइंट पी और पॉइंट पी डैश दोनों पर आपका जो एरिया और आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि ई और डीए जो होगा वो एक दूसरे के समांतर होगा, पैरेलल होगा, दोनों के बीच में जो एंगल जाएगा वो 0 डिग्री जाएगा। ठीक है, परंतु अगर हम यहां पर बात कर लेते हैं, इस वाले पॉइंट पर आपको जो एरिया वेक्टर जाएगा वो परपेंडिकुलर जाएगा और यहाँ पे एंगल बना के चलेगा थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, तो यहां पर अगर हम 3 सरफेस को कंसिडर कर लेते हैं, 3 सरफेस, अगर मान लो मैं इसको A1 एरिया दे देता हूं नाम, तो यहां पर इसको A2 नाम देता हूं एरिया, और यहां पर इसको नाम दे दिया जाता है A3, तो हम यहां पर कह सकते हैं कि हमारे पास में 3 सरफेस होंगे, जैसे भी आपको बताया गया था कि जब हम एक बेलनाकार पृष्ठ की कल्पना करते हैं अनंत विस्तार प्लेट के लिए कि जिसके अंदर सारा आवेश समा जाए। ठीक है, तो उसमें यहां पर 3 एरिया हमारे जाते हैं, एरिया 1, एरिया 2 और एरिया 3। तो एरिया 1 पर पॉइंट P है, एरिया 2 पर पॉइंट P डैश है, दोनों पर आपका E और DA एक दूसरे के पहले जा रहा है, जबकि एरिया नंबर 3 पर आपका DA और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर जाते हैं, तो उस केस में वहां से कोई फ्लक्स नहीं निकलेगा। ठीक है, ये बात आपके समझ में आ पा रही होगी। तो अब यहां से अगर बच्चों हम आगे बात करते हैं तो हम यहां पर कह पाएंगे कि इसके दोनों सिरों से या टोटल जो आपका फ्लक्स निकलेगा वो कैसे निकलेगा। हम यहां पर बात कर सकते हैं कि संपूर्ण पृष्ठ से संपूर्ण पृष्ठ से निकलने वाला वैद्युत जो फ्लक्स होगा आपका वैल्यू क्या बन जाएगी आपकी फाई ए, यहां पे होल लगा देंगे, होल का मतलब हो जाएगा वो टोटल एरिया,
और वैल्यू निकल के आपके आ जाएगी ई डॉट डी ए निकल कर आ जाएगा। ठीक है, अब इसको तीन हिस्सों में तो यहां पर तोड़ लेते हैं। ठीक है, तीन हिस्सों में कैसे तोड़ लेंगे, यहां पे जैसे भी हमारा आया था निकल के यहां पे आपका एरिया पाई इज इक्वल टू आपका आ जाएगा यहाँ पे एरिया 1 इंटू ई डॉट डी ए प्लस एरिया 2 ई डॉट डी ए प्लस के एरिया A3 ई डॉट डी ए। ठीक है, तो अभी ऊपर हम बता चुके हैं आपको कि A1 और A2 दोनों एरियो पर आपका जो थीटा होगा वो 0 डिग्री होगा, जबकि एरिया 3 पर आपका थीटा कितना होगा 90 डिग्री होगा। तो अगर अब इसको खोला जाता है यहां पे, अगर इसको यहां पे खोला जाता है तो आपका बन जाएगा पाई ई इजिकल टू एरिया A1 ई डी ए कॉस 0 डिग्री प्लस एरिया A2 ई डी ए कॉस 0 डिग्री प्लस एरिया A3 ई डी ए कॉस 90 डिग्री। ठीक है, और आप यहां बात जानते होंगे कि कॉस 0 डिग्री की वैल्यू 1 होती है, जबकि कॉस 90 डिग्री की वैल्यू 0 होती है। ठीक है, तो इसका मतलब यहां पर वैल्यू क्या निकल जाएगी, पाई ई इज इक्वल टू एरिया A1 के रेस्पेक्ट में निकाल लेंगे तो ई डी ए जाएगा प्लस एरिया A2 के रेस्पेक्ट में निकाल लेंगे तो ई डी ए जाएगा, और ये आपका हो जाएगा पूरा का पूरा 0। ठीक है, तो यहां से देखिए वैल्यू यहां से ई बाहर निकल जाएगा, एरिया A1 यानी कि डी ए जाएगा यहाँ पे आपका प्लस E2 ई आ जाएगा प्लस एरिया A2 के रेस्पेक्ट में निकालेंगे तो डी ए जाएगा, और यहां से वैल्यू क्या बाहर निकल के आपके जाएगी ई इंटू ए प्लस ई इंटू में ए। ठीक है, तो वैल्यू आपकी टोटल क्या निकल के जाएगी 2E ए। इसे इक्वेशन नंबर 1 मान लेंगे। ठीक है, अब यहां पे लगाएंगे हम गॉस की प्रमेय। ठीक है, गॉस थ्योरम क्या कहती है बच्चों आपके यहां पे, चलिए गॉस थ्योरम क्या कहती है बच्चों यहां पे आपकी, गॉस की प्रमेय से कि किसी भी पृष्ठ से निकलने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स उस आवेश का 1/ε0 गुना होता है। परंतु अगर हम यहां पर बात कर लेते हैं कि जो आपका पृष्ठीय आवेश जो घनत्व होगा जिसको हम सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं, वैल्यू होती है आपकी कुल आवेश बटे एरिया, कि टोटल एरिया में कितना आपका आवेश है उसको बोलते हैं पृष्ठीय आवेश घनत्व, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं सिग्मा से। ठीक है, तो यहां से कुल आवेश जो निकल कर आएगा आपका वो सिग्मा इंटू ए निकल कर आ जाएगा, और इस वैल्यू को यहां पर पुट कर दिया जाएगा। ठीक है, तो जब यहां पर इस वैल्यू को रखा जाएगा तो आपकी वैल्यू निकल कर जाएगी पाई इज इक्वल टू सिग्मा इंटू ए अपॉन 1/ε0। इसे इक्वेशन नंबर 2 मान लेंगे। ठीक है, तो अब यहां पर देखेंगे इक्वेशन नंबर 1 जो है आपकी ये वाली है, इक्वेशन नंबर 1, ठीक है ये वाली, और इक्वेशन नंबर 2, दोनों पाई की वैल्यू है, दोनों को बराबर रखा जाएगा। ठीक है, तो देखिए जब यहां बराबर रखते हैं तो वैल्यू क्या बन जाती है आपकी, तो यहां पर कह सकते हैं कि समीकरण 1 व 2 से हम यहां पर कह सकते हैं कि 2E A इज इक्वल टू सिग्मा ए इंटू 1/ε0, और ए से कैंसिल हो जाएगा तो आपका बचेगा E बराबर सिग्मा अपॉन 2/ε0। ठीक है, यूनिट क्या बनेगी इसकी, न्यूटन बाय कूलम। ठीक है, तो हम यहां पर कह सकते हैं कि अनंत विस्तार के समतल अचालक प्लेट के नजदीक या निकट जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी उसका सूत्र होगा आपका E बराबर सिग्मा अपॉन 2/ε0।
अब बच्चों यहाँ पे स्मॉल आर नहीं आता इस फॉर्मूले में। इस फॉर्मूले में अगर आप देख पा रहे होंगे तो आपका स्मॉल आर नहीं आया है, ठीक है। अब स्मॉल आर नहीं आया यहाँ पे आपका, तो इसका मतलब यहाँ पर ये कह सकते हैं बच्चों कि प्लेट के चाहे इस पॉइंट पे निकालना हो, चाहे इस पॉइंट पे निकालना हो, चाहे यहाँ निकालना हो, किसी भी पॉइंट पे निकालना हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस से डिपेंड नहीं करता है आपका। हर जगह वैल्यू जो निकल कर आएगी आपकी E बराबर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट ही निकल कर आएगी, ठीक है। यहां पर बच्चों आपका ये टॉपिक पूरा कंप्लीट हो जाता है। अब इस पर रिलेटेड हम कुछ यहाँ पर क्वेश्चंस को देखेंगे। चलिए आइए देखते हैं कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर। अब चलिए ये पहला क्वेश्चन आपका बोर्ड के एग्जाम में आया हुआ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका ये वाला देख लेते हैं बच्चों। अभी जो हमने टॉपिक किया था ये उसी टॉपिक पे क्वेश्चन है आपका कि दो बड़ी पतली धातु की प्लेट एक दूसरे के बहुत निकट और समांतर हैं। प्लेटों पर विपरीत प्रकार के आवेश के पृष्ठ घनत्वों के परिमाण आपको दे रखे हैं यहाँ पे 17.7 गुना 10 की पावर माइनस के 22 कूलम पर मीटर स्क्वायर है। प्लेटों के बीच में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, ठीक है। दो बड़ी पतली धातु की प्लेट एक दूसरे के बहुत निकट और समांतर, प्लेटों विपरीत प्रकार के आवेश। तो इसका मतलब बच्चों यहाँ पर ये हो गया कि अगर आपके पास में एक प्लेट ये वाली है, ठीक है, यहाँ पे बोला विपरीत प्रकार के आवेश के पृष्ठ घनत्व है ना, तो इसका मतलब यहाँ पे प्लस सिग्मा आ जाएगा। सिग्मा का मतलब होगा Q अपॉन A, ठीक है। तो इस पे जो आवेश आपका जा रहा होगा उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगा यहाँ पे आपका सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट जाएगा। दूसरी वाली प्लेट जो आपकी जाएगी यहाँ पे वो माइनस की हो जाएगा, माइनस सिग्मा यानी कि Q अपॉन A, तो चार्ज यहाँ पे माइनस का होगा, ठीक है। इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे जाएगा उसकी वैल्यू जाएगी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। लेकिन दोनों की जो डायरेक्शन जाएगी बच्चों यहाँ पे प्लस का है, प्लस वाला है तो प्लस वाले से इलेक्ट्रिक फील्ड आगे की तरफ जाएगा, ठीक है। यानी कि हम इसको कह सकते हैं E1, तो E1 जो जाएगा वो आगे की तरफ जाएगा, और इसको कह सकते हैं E2, तो ये आपका जो जाएगा वो ये माइनस की तरफ जाएगा। दोनों जब एक दिशा में हो जाते हैं तो दोनों को जोड़ा जाएगा। यहां पर हम कह सकते हैं कि जो E जाएगा आपका E1 प्लस के E2 जाएगा, यानी कि सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। जब इसको सॉल्व किया जाएगा तो यहाँ पे 2 सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट जाएगा, यानी कि 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और आपकी वैल्यू बचेगी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पर फॉर्मूला ये लगेगा, ठीक है। तो क्वेश्चंस क्या था आपका कि आपको दे रखा है पृष्ठ घनत्व दे रखा है, यानी कि आपको सिग्मा दे रखा था 17.7 गुना 10 की पावर माइनस के 22 कूलम पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। और प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी कि आपसे पूछ लिया गया E की वैल्यू क्या होगी, तो फॉर्मूला क्या लगाएंगे बच्चों, E बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। और सिग्मा का मान आपको दे रखा है 17.7 गुना 10 की पावर माइनस के 22, और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कांस्टेंट वैल्यू होती है, ये जानते हैं आप बच्चों, 8.85 इंटू 10 की पावर माइनस के 12। इससे इसको काटा जाएगा तो 2 बार कट जाएगा, तो वैल्यू क्या आ जाती है आपकी बच्चों 2 इंटू 10 की पावर, ऊपर जाके माइनस की प्लस भी हो जाएंगी, और 22 में से जब 12 चली जाएंगी तो माइनस के 10 बच जाएंगे। मात्रा क्या आएगा न्यूटन बटे कूलम। तो ये इसका बच्चों आंसर आ गया, ठीक है। अगर प्लेट केवल एक ही होती तो फॉर्मूला लगाते हैं सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, लेकिन दोनों प्लेटों के बीच में पूछा है इसने और विपरीत प्रकृति की बोला है, ठीक है। तो यहाँ डायरेक्शन भी डिपेंड करती है वैल्यू कि उस दिशा उसकी कहां पर जा रही है, कहां नहीं जा रही है, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग वैल्यू क्या बन जाती है आपकी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ये आपका आंसर आ चुका है। चलिए देखिए बोर्ड के एग्जाम में 2 बार क्वेश्चन पूछा गया है, इंपॉर्टेंट सवाल है, आप इसको ध्यान से देखेंगे, ठीक है। अब अगला सवाल देखते हैं। देखिए अगला सवाल बच्चों कितने इंपॉर्टेंट है, बोर्ड के एग्जाम में ये भी आया हुआ है आपका 2019 और 20 में आया हुआ है, ठीक है। तो क्या आपको दे रखा है इसमें, अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार का रेखीय आवेश घनत्व कूलम पर मीटर। तो ये वैल्यू क्या दे रखी है आपको बच्चों, ये आपको वैल्यू दे रखी है लेमडा की, ठीक है। क्या है इसका मान 10.0 इंटू 10 की पावर माइनस के 8 कूलम पर मीटर। तार से 2 सेंटीमीटर
2 सेंटीमीटर। वैल्यू क्या दे दी आपको बच्चों, ये आर दे दिया आपको 2 सेंटीमीटर। सबको कन्वर्ट करेंगे तो 2 गुना 10 की पावर माइनस के 2 मीटर हो जाएगा। ठीक है, उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता मतलब क्या पूछ लिया आपसे बच्चों, ई पूछ लिया आपसे। ठीक है, और अभी हमने ये क्वेश्चंस डेरिवेशंस किया था आपका कि अनंत लंबाई के सीधे तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक क्या आना था। फॉर्मूला क्या आया था बच्चों अभी आपका, ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन इन 2 लैम्डा अपॉन आर आया था निकल के। 2 की मल्टीप्लिकेशन की थी बच्चों हमने, जिससे कि हमारी थोड़ी गुना आसान हो जाए। ठीक है, तो देखिए इसका मान कितना होता है, 9 गुना 10 की पावर 9 इंटू लैम्डा की वैल्यू क्या दे रखी है बच्चों आपको, देखिए 10 गुना के माइनस के 8, यानी 10 गुना 10 की पावर माइनस के 8, और आर का मान कितने दे रखा है, 2 गुना 10 की पावर माइनस के 2। ठीक है, अब यहां से वैल्यू को देखें तो कौन सी वैल्यू कट जाती है, देखिए 2 से 2 कट जाएगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं कि क्या बचता है आपका, ई बराबर 9 गुना, पावर चेक करेंगे बच्चों आप अपनी, ये पावर माइनस की 2 ऊपर जाके प्लस की हो जाएंगे 2, 2 और 1 3, 3 और 9 12, 12 में से चली जाएंगी 8, तो कितनी बचेंगी, प्लस की 4 पावर बच जाएंगी। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया, न्यूटन बटे कूलम्ब। बढ़िया सवाल था आपका ये वाला, ये एग्जाम में पूछा जाता है आपसे, तो आप इसको ध्यान से देखेंगे, ध्यान से करेंगे। इसको बोर्ड में 2 बार ये सवाल आया हुआ भी है। तो हमारे डेरिवेशंस भी एग्जाम में आ जाते हैं, और डेरिवेशंस पे हमारे रिलेटिव क्वेश्चंस भी बोर्ड के एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं बच्चों। ठीक है, तो इन क्वेश्चंस को आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे, ध्यान से करेंगे। अब देखते हैं अगला सवाल बच्चों। देखिए फिर से ये सवाल आ चुका है, 2022 में आया था ये, इसी साल सवाल आपका बोर्ड में आया हुआ है। ठीक है, तो देखते हैं बच्चों अब आपका ये कैसे किया जाएगा। आपको दे रखा बच्चों यहाँ पे 4.5 इंटू 10 की पावर 4 न्यूटन बटे कूलम्ब का वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, यानी कि आपको ई का मान दे दिया है। ई आपको दे रखा है बच्चों यहाँ पे 4.5 इंटू 10 की पावर 4 न्यूटन बटे कूलम्ब। ठीक है, और रेखीय आवेश 2 मीटर की दूरी पर, ये वैल्यू आपको दे रखी है 2 मीटर, तो इसका लिए यहाँ पे आपको ये आर दे रखा है, आर बराबर 2 मीटर की दूरी पर 4.5 इंटू 10 की पावर 4 न्यूटन बटे कूलम्ब का वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है रेखीय आवेश घनत्व, यानी कि आपसे पूछ लेगा लेमड़ा की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, जस्ट अभी हमने फॉर्मूला लगाया तो उसको लगाएंगे फिर से, ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2 लेमड़ा अपॉन आर। ठीक है, अब यहां पर वैल्यू पुट की जाएगी इसकी, ई की वैल्यू क्या है 4.5 इंटू 10 की पावर 4। चलिए भाई देखते हैं आगे, 4.5 इंटू 10 की पावर 4, और ये जो वैल्यू है इसकी जो रखी जाएगी 9 गुना 10 की पावर 9 इंटू 2 लेमड़ा हमको निकालना है यहाँ पे। ठीक है, अपॉन में आर की वैल्यू क्या जाएगी 2 मीटर पे निकालना है। ठीक है, तो देखिए किससे क्या कट जाता है आपका, 2 से 2 कट जाएगा। ठीक है, हमें बस लेमड़ा निकालना है यहाँ पे, तो लेमड़ा को एक साइड रखेंगे, बाकी सारी वैल्यू को दूसरी साइड ले जाएंगे। ठीक है, तो देखिए क्या आ जाएगा आपका, लेमड़ा बराबर आपका आ जाता है 4.5 इंटू 10 की पावर 4 अपॉन में 9 इंटू 10 की पावर 9। ठीक है, ये इसको जब काटा जाएगा तो 9 पंजे 45 यानी कि 0.5 आ जाएगा, और ये ऊपर जाएगा हो जाएगी पावर माइनस की 9, जो ऊपर जाके माइनस की पावर हो जाएंगी, 9 में से 4 चले जाएंगे तो बचेंगी कितनी, 5 पावर बचेंगी, वो भी माइनस की। ठीक है, यूनिट क्या बन जाएगी, कूलम्ब पर मीटर। ठीक है, यहां पर ये क्वेश्चन हो चुका है, इंपॉर्टेंट सवाल है आपका ये वाला। देखिए 2022 में सवाल है ये वाला आया हुआ है, तो इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको ध्यान से नोट करेंगे आप। ठीक है, अब अगला सवाल देखते हैं बच्चों। ये भी बच्चों काफी इंपॉर्टेंट सवाल है कि किसी घन के केंद्र पर 10 माइक्रो कूलम्ब का आवेश। अब घन आप जानते होंगे बच्चों किस तरीके से बनाते हैं आप, यहाँ पे इस तरीके से आपका ये घन बन जाता है। ठीक है, अब इसके घन के केंद्र में मान लेते हैं कि यहाँ पर कोई
चार्ज पार्टिकल होगा आपके पास में, ठीक है। तो ये चार्ज पार्टिकल है यहाँ पे, इस पे वैल्यू आपको दे रखी है 10 माइक्रोकुलाम, 10 माइक्रोकुलाम। जब इसको चेंज किया जाएगा तो वैल्यू बन जाएगी 10 × 10⁻⁶ कुलाम। तो ये इस घन के अंदर है, घन के केंद्र पर रखा हुआ है, ठीक है। तो घन के केंद्र पर जब रखा हुआ है तो घन के एक आवेश रखा हुआ है घन के एक फलक से, ध्यान देंगे एक फलक से। टोटल इसके फलक कितने होते हैं बच्चों? 6 सतह होंगी इसकी, 1 2 3 4 और एक पीछे एक आगे की, तो 6 सतह इसकी होती है यहाँ पे। तो इसने पूछा एक फलक से निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स की गणना करने की वैल्यू कितनी जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे हम गॉस की प्रमेय लगा लेंगे बच्चों। गॉस की प्रमेय से हम क्या कह सकते हैं, आपको यानी कि क्यू दे रखा है 10 माइक्रोकुलाम, इसको चेंज करेंगे 10 × 10⁻⁶ कुलाम चला जाएगा, ठीक है। बात समझ आ रही है आपके? और यहां पर घन के एक फलक से निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स जो जाएगा आपका, वो जाएगा गॉस की प्रमेय से Q पाई इक्वल टू आपका जाएगा Q × 1/6। ये जाता है कुल फ्लक्स बंद पृष्ठ से निकलने वाला। लेकिन इसने एक फ्लक्स से पूछा है, तो एक फ्लक्स से निकलने के लिए आप 1/6 कर देंगे, यानी 6 से इसको डिवाइड किया जाएगा, ठीक है। अब वैल्यू पुट की जाएगी यहाँ पे। तो जब वैल्यू पुट करते हैं तो देखिए 1/6 × 10 × 10⁻⁶ और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कांस्टेंट वैल्यू होती है 8.85 × 10⁻⁻12, ठीक है। तो जब इसको गुना करेंगे आप तो देखिए वैल्यू क्या बन जाती है आपकी, यहाँ पे ऊपर देखते हैं 10 × ये पावर पर जाके माइनस पे प्लस की हो जाएंगे, जब पावर प्लस की हो जाएंगे तो प्लस 12 हो जाएगा, ठीक है। 12 में से 6 चली जाएंगी तो प्लस की 6 पावर बच जाएंगी। और नीचे देखेंगे जब इसकी गुना करेंगे 6 पंजे 30 की 0 हासिल लगे आपके कितने 3, 8 6 48 और 3 51 का 1 का हासिल लगे 5, ठीक है। 6 48 और 5 53, है ना, 2 अंक बाद लग जाएगा पॉइंट, ठीक है। तो 53.10 आपकी वैल्यू निकल कर जाती है। तो अब इसको अगर हम देखें तो यहाँ पे 100/53.1 × 10⁵ कर सकते हैं। और जब इसको डिवाइड किया जाएगा तो आपकी वैल्यू आएगी 1.8 × 10⁵ और इसका यूनिट क्या जाएगी आपकी वैद्युत फ्लक्स की। कल आपको लिखवाई गई थी इसकी यूनिट, अगर आपके याद आ रही हो, प्रीवियस लेक्चर में हमने लिखवाया था न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कुलाम, ठीक है। न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कुलाम इसकी यूनिट लिखवाई गई थी आपको। तो जब इसको डिवाइड करेंगे तो वैल्यू निकल के आपकी आ जाएगी 1.8 × 10⁵, ठीक है बच्चों। चलिए बच्चों मिलते हैं आपसे अब नेक्स्ट लेक्चर में। आज हमारा फर्स्ट चैप्टर आज आपका कंप्लीट हो चुका है, जो वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र के नाम से था। इसमें हमारे 5 लेक्चर कंप्लीट हुए हैं। आपको इन लेक्चर को बहुत अच्छी तरीके से देखना है। हमारा पूरी तरीके से आपसे वादा है कि अगर आप इन 5 लेक्चरों को अच्छे तरीके से देखते हैं तो आपके अच्छे मार्क्स फिजिक्स में आ जाएंगे बोर्ड के एग्जाम में, ठीक है। तो अपना ध्यान रखिए बच्चों और हैप्पी लर्निंग।